नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक गांव की है। भाई शिव, बहन रूही और छोटा भाई अमरेंद्र। शिव जो था पूरे घर की जिम्मेदारियों को देखता था। एक बोलेरो गाड़ी रखा हुआ था जो कि शादी विवाह पार्टी और फंक्शनों में ले जाता था। सट्टे को वहां पे जो भी 1000-2000 मिलता था उससे परिवार चलता था। और भी सिस्टम थे, डीजे वगैरह का काम करवाता था। यानी कि जो भी थे वैवाहिक कार्यक्रम से जुड़े संबंधित इसके पास गैजेट थे, उसी से इसका परिवार चलता था। शिव बड़ा होनहार था परिवार में। और बहन जो रूही थी, इसकी शादी की भी जिम्मेदारी अब शिव के ऊपर थी, क्योंकि बहन की उम्र जो थी अब 23-24 साल तक हो चुकी थी। शिव की जो उम्र थी यही कोई 29-30 साल था। जो छोटा भाई अमरेंद्र था उसकी भी उम्र 18-19 साल के लगभग थी, जो पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ परिवार में ठीक चल रहा था। शिव चाहता था कि बहन थोड़ा और पढ़ ले। पढ़ने के बाद इसको कुछ जैसे गुण लोग कहते हैं, गांव में अक्सर लोग कहते हैं लड़की सिलाई करना जानती हो, कढ़ाई करना जानती हो, अच्छा खाना बनाना जानती हो। तो एक गांव के माहौल के हिसाब से शिव भी चाहता था कि उसकी बहन ग्रेजुएशन तो कर ले अच्छे से। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ अच्छा उसके हाथ में कला हो जाए, कोई हुनर हो जाए। तो उसने अपने बहन से एक दिन कहा शिव ने कि एक काम कर रूही, तू तो ग्रेजुएशन तेरा तो फाइनल ईयर है ही, इसको तो कंप्लीट कर ले, लेकिन साथ में तू एक काम कर, तू कहीं सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले बहुत अच्छा, या फिर ब्यूटी पार्लर का काम सीख ले। इसका काम बहुत अच्छा चलता है इस समय, हर जगह इसकी डिमांड है मार्केट में। तू कहीं पे भी जाएगी, जहां पे भी तेरा शादी मैं करूंगा, अगर तेरा पति चाहेगा उसको करवाना चाहेगा, जॉब करवाना चाहेगा, तो उससे तो बेहतर ये है कि तू कहीं अपना दुकान डाल के बैठ जाएगी, तो भी जॉब से अच्छा पैसा इससे तो निकाल लेगी। रूही का भी इच्छा था कि भाई अगर चाह रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी कर लूं। और कम से कम 90% लड़कियां शौकीन होती हैं ब्यूटी पार्लर सीखने की और सिलाई कढ़ाई करने की। तो रूही अब जो पार्ट टाइम जैसे इसका फॉर्म भर के तो पढ़ाई ग्रेजुएशन का चल ही रहा था, तो शिव ने अपने ही शहर देवरिया में एक जगह बात किया। और बात करने के बाद रूही अक्सर वहां पर सिलाई कढ़ाई करने जाती थी। उसके बाद 2 घंटे का टाइम निकालकर फिर ब्यूटी पार्लर सीखने जाती थी। यानी कि दोनों काम साथ में सीख रही थी। बहुत खुश थी, कोई दिक्कत नहीं था। एक साइकिल था इसके पास, उसी साइकिल से जाती थी। और देवरिया गांव से जो शिव के गांव की दूरी थी ज्यादा कुछ नहीं, 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी थी। तो इसलिए रूही आराम से जाती थी, आराम से फिर साइकिल चलाते हुए घर पे चली आती थी, किसी दिन कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये रास्ते से इसका आना जाना चल रहा था, तो कुछ दुकानदार के लोग जिस जगह ये सीखने जाती थी उसी के आसपास के लोगों में कुछ चीजें चलने लगी इसके खिलाफ, इसके लिए। धीरे धीरे करके वहां के करीब 2-3 दुकानदार इस मामले में शामिल थे। और रूही को एक लड़के ने प्रपोज करना चाहा, यानी कि डायरेक्ट रूही से उसने बहुत सारी बातें उल्टी सीधी भी कर दी। इससे नाराज होकर रूही ने कहा कि तुम बेकार हो, बदतमीज हो, अपनी आदत सुधारो, तमाम प्रकार की बातों को रूही ने कह दिया। लड़का बड़ा जिद्दी हो गया। लड़के को बुरा इसलिए लगा क्योंकि रूही ने कई लड़कों के सामने, कई आदमियों के सामने उसकी बेइज्जती जो कर दी। रूही 2 दिनों तक तो नहीं गई, ना तो सिलाई करने, ना तो कढ़ाई करने, ना तो ब्यूटी पार्लर। तो शिव ने पूछा कि 2 दिनों से नहीं जा रही है क्या? रूही ने कहा मन नहीं है भैया, थोड़ा पेट दर्द कर रहा है। शिव ने कहा कोई बात नहीं, घबरा मत, मैं दवाई ला के देता हूँ, दवाई खा ले। और जिस तरीके से तू रेगुलर जा रही है रेगुलर जाया कर, जब तू सीख लेगी उसके बाद घर पे बैठना ही तो है, और करना क्या है। रूही कैसे बताए अपने भाई से कि भैया इस तरीके से ऐसे किसी लड़के ने उसको कहा है, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा है। लेकिन रूही अब इस बात को छुपा रही थी। अगर उसी टाइम बता दी होती तो शायद जो मामला आगे आप सुनने वाले हो वीडियो में, वो आप नहीं सुनते आज। रूही चुपचाप अपने भाई की बात मानकर दूसरे तीसरे दिन से वो फिर अपने काम पे जाया करने लगी, यानी कि ब्यूटी पार्लर पे सीखने और सिलाई कढ़ाई सीखने। सिलाई कढ़ाई सीखने जा रही थी कि धीरे धीरे करके जिस लड़के को रूही ने कई लोगों के सामने बेइज्जत किया था, उल्टी सीधी बातें कह दी, उस लड़के ने रूही को भाई बहुत बुरा टॉर्चर किया। एक समय यानी कि रूही शाम को, यानी यही कोई 4:30-5 बज रहे थे उस समय, वो घर पे निकलती थी आराम से साइकिल चलाते हुए, मतलब कि दिन नहीं बैठने पाता था, उसके पहले ही घर पहुंच जाती थी।
लेकिन लड़के ने इस तरीके से षड्यंत्र रचा, इस तरीके से जाल सजाया कि जो रूही की साइकिल थी, साइकिल का हवा निकलवा दिया, उसके बाद उसमें कई जगह छेद कर दिए ताकि इसका पंचर अगर कहीं पे ये बनवाने जाए तो वहां पे भी आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगे, उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाए, उसी रात का फायदा ये लोग उठाना चाहते थे। रूही जब काम वगैरह से निकलती है तकरीबन 4:35 पर, जब निकलने के बाद देखती है तो साइकिल का टायर एकदम बैठा हुआ था, सिर्फ पीछे वाला। अब रूही अगल बगल पूछती है कि यहाँ पर साइकिल में हवा डालने के लिए, पंचर बनाने के लिए दुकान कहाँ है। किसी ने बताया यहाँ से थोड़ी दूर है, किसी ने बताया यहाँ से थोड़ी और दूर है। रूही पैदल वहां से साइकिल लेकर जाती है। उसके बाद वहां पर पंचर जब बनवाती है तो इन लड़कों ने उस पंचर वाले को भी सेटिंग के माध्यम से सेटिंग कर लिया था। पंचर वाले ने कहा, बहन तुमको कुछ देर तक रुकना पड़ेगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये काट पीट रहा हूँ, इसको काट दो, उसके बाद मैं तुम्हारा कर देता हूँ। इधर रूही की सांसें तो फूल रही थी कि रात तो आज हो जाएगा, लेकिन रूही को अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। धीरे धीरे करके पंचर बनवाते समय उस व्यक्ति ने इतना टाइम ले लिया कि रूही को उसी दुकान पर ही रात हो गई। जब रात हो गई उस दुकान से निकलती है, ठीक है चाचा आपने रात बहुत कर दिया, ये अपना पैसा लीजिए, और इतना रात होने वाला था तो आप मुझे पहले बता दिए होते, मैं अपने भैया को बुला लेती। तरह तरह की बातें भी उस दुकानदार से करने लगी। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो मैं काम में फंसा था उसी काम की वजह से लेट हुआ, अब जाओ, साइकिल आपका एकदम पूरा फिट मैंने बना दिया। रूही वहां से साइकिल लेकर निकलती है, तकरीबन शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। एक थोड़ा निचला जगह पड़ता है, उसी जगह पर लड़कों ने घेराव किया रूही का, और रूही को खींच कर एक गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद तकरीबन 3 लोग इस घटना में मौजूद थे, और ले जाकर उस शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर रूही के साथ गलत काम करते हैं। गलत काम करने के बाद वहीं पर रूही को मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद चोटें ज्यादा आ जाते हुए ढकेल देते हैं, ये मानकर कि ये मर चुकी है, क्योंकि रूही बेहोश हो चुकी थी, सांसें उसकी वाकई में नहीं चल रही थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने जब उसको देखा कि एक लड़की पड़ी हुई है तो उस लड़की को वहां से उठाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसको नान फनान में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे जब उस लड़की की खोजबीन पुलिस करती है तो पूरा डिटेल्स जब निकलता है, तो डिटेल्स मिलने के बाद पुलिस रूही के भाई शिव को इन्फॉर्म करती है। शिव अनान फनान में अपने कुछ दोस्तों मित्रों के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और पुलिस वालों से बात करता है, डॉक्टर से भी बात करता है। डॉक्टर ने कहा, कई सारे रिपोर्ट चेकअप मैं करवा रहा हूं, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लड़की को सिर्फ मारा पीटा नहीं गया है, इसके साथ और भी कुछ चीजें हुई हैं। ये बात सुनने के बाद रूही का भाई शिव बहुत कुछ समझ चुका था कि सच में एक लड़की के साथ मामला हुआ क्या है। उसके बाद ये लोग काफी देर तक बैठ के पुलिस बयान वगैरह ले रही थी, जो भी कुछ नोट करना था सब कुछ नोट कर रही थी। धीरे धीरे के बाद तकरीबन 6 घंटे के बाद रूही को होश आ जाता है, और रूही की आंखें जैसे खुलती है, रूही अपने भाई को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, अपने माता और पिता को जो अपने सामने देखती है, तो रूही सिर्फ रो रही थी, कोई बता नहीं रही थी। लेकिन शिव जो बड़ा भाई था वो हौसला दिया कि बहन तू परेशान क्यों हो रही है, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले बहुत पूछना चाह रहे थे कि सच बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कैसे हुआ था। रूही पता नहीं क्यों क्या इसके दिमाग में चल रहा था, रूही पुलिस वालों से इस मामले को जिक्र करना ही नहीं चाहती थी। बस उसने यही पुलिस वालों से बताया कि कुछ लड़के आए, उसको मारे पीटे, वो पहचान नहीं पाई, तरह तरह की बातों से गुमराह कर दी। और रूही ने यही कहा कि मेरे साथ गलत काम भी किए, लेकिन मैं उन लड़कों को पहचान नहीं सकती, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और वो लोग तरह तरह के मास्क वगैरह लगाए थे, तरह तरह की बातों में उलझा दी। क्योंकि रूही को पता था कि रूही का भाई और रूही किस तरीके से उस लड़के से बदला लेंगे। उसके बाद मामला धीरे धीरे करके शांत होता है। दवा इलाज के दौरान रूही जब थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, 8-10 दिन बीत जाता है, उसके बाद शिव रूही को छत के ऊपर बुलाता है और कहता है, बहन आज तू सच बता, मैं तेरा भाई नहीं, तू कुछ भी समझ, माँ समझ, छोटा भाई समझ, बड़ा भाई समझ, भगवान समझ, कुछ भी समझ, लेकिन एक एक बात को तू बताना जो तेरे साथ उस दिन घटना घटित हुई। रूही ने एक एक चीज को याद करके इस तरीके से बताया जैसे कि मानो किसी कैमरे में कैद कर लिया उसने पूरी घटना को। पूरी घटना को बताया। घटना को बनाने के बाद उसके भाई ने कहा, चुपचाप तुम यहाँ पे रहना, एक छोटा भाई है जो पूरे परिवार को चला लेगा, मेरी चिंता मत करना, लेकिन आज तू कुछ बड़ा सुनेगी। रूही पैर पकड़ के अपने भाई शिव का रोने लगी, नहीं भैया
आपको कुछ हो जाएगा तो परिवार का क्या होगा, आप कुछ करिएगा मत। शिव ने एक ही शब्द कहा कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो तूने पुलिस वालों के सामने झूठ क्यों बोला, सच्चाई तुमने क्यों नहीं बताई। रूही ने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया भैया, मामला और बड़ा होता, पुलिस उसको गिरफ्तार करती, कोर्ट कचहरी में मुझे भी बुलाया जाता, बयान होते, पेपर में निकलता, अखबारों में निकलता। मैं इन सारी चीजों से आपको बचाना चाहती थी, आपके सम्मान को बचाना चाहती थी। शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुझसे जो हो पा रहा था तूने किया, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद शिव ढूंढने में लग गया उन लड़कों को। धीरे धीरे करके 3 दिन गुजर गए। अपने प्लान के मुताबिक जब उन लड़कों को पकड़ता है तो शाम के तकरीबन वही वक्त होता है जिस वक्त बहन उस दुकान से हर दिन निकलती थी। शाम को एक धारदार चीज लेकर के जाता है। पहले तो उस लड़के का नाम पूछता है, नाम पूछने के बाद उस लड़के का वहीं पे हाथ काट देता है और तुरंत वही काउंटर पे ही उसका गला काट देता है। काटने के बाद पूरा शोर गम होने लगा, लेकिन भीड़ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई वहां पर बीच बचाव कर पाए। उसके बाद 2 लड़कों का और पता पूछने के बाद वहां पे भी पहुंचता है। थोड़ी दूर पर उनकी भी दुकानें थी, उनके साथ भी यही करता है। और तीसरा तो वहां से फरार हो गया, लेकिन फिर भी उसको तकरीबन 3 किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद शिव ने उसके साथ वही काम किया। इधर पुलिस अब मामले को जोड़ने लगी। पुलिस पहले तो गिरफ्तार करती है शिव को। गिरफ्तार करने के बाद जितने भी घटना पे जिस जगह पे इसने अंजाम दिया था उन लोगों की बॉडी को इकट्ठा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम करने के बाद शिव से थाने में ला करके पूरी बातों को पूछा जाता है। उसके बाद शिव कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि शिव ने सारी बातों को बताई। अब पुलिस वाले भी हैरान हो गए, जबकि मामला इतना था और बहन से तुम्हारी पूछा जा रहा था तो उस वक्त तुम्हारी बहन ने कुछ बताया क्यों नहीं। अब शिव ने पूरी मामले के बारे में बताया कि क्यों उसकी बहन ने पुलिस के सामने कुछ सच्चाई बताना नहीं चाहा। पुलिस वाले भी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत थी, अब आपकी जिंदगी तो खत्म है। शिव ने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी तो खत्म है, लेकिन जो दहशत मेरे परिवार के लिए हो जाएगा इस समाज में शायद वो कोई नहीं दे पाता। मैं जीकर भी क्या करता अगर मेरे परिवार में ऐसी घटना घटित हो गई और लड़के खुलेआम घूम रहे तो मैं क्या करता। जेल में भी जाते तो भी 2-4 महीने के बाद वहां से बरी होकर निकलते, फिर मैं क्या करता। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, जो भी कुछ सफाई देना होगा आप जज के सामने देना, जज ही फैसला लेगा कि आपको क्या करना है आपके साथ। मामला कोर्ट में जाता है। जज ने सुनवाई के दौरान तकरीबन 2 साल से ज्यादा पहले तो इनको जेल में रखा गया, उसके बाद सुनवाइयां चल रही हैं। अभी भी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। गवाहों के अभाव में अभी तक कुछ मामला हो नहीं पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। क्योंकि मामले को देखा तो गया, लेकिन मौके पर आकर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सरकारी गवाहों के आगे जैसे पुलिस दे सकती है और भी लोग दे सकते हैं, लेकिन और भी कोई तीसरा व्यक्ति गवाह के रूप में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां होती हैं। मेरे हिसाब से एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत के खातिर जो किया वो क्या कर सकते हैं। शायद इस जगह पर कोई भी भाई होता, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना भाई के रूप में होता, तो शायद कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोचता। लेकिन मैं यहाँ आपको कहूंगा कि अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो कानून बैठा है मुलजिमों को सजा देने के लिए। हमें अपने हाथों को गंदा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि आपका क्या कहना है इस विषय में, इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे शिव भाई के बारे में जिसने अपने बहन के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चूंकि मिलूंगा फिर ऐसे ही शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।